कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर सृष्टि के जख्मों का बयान कर रहे थे, लेकिन दर्द प्रलय के जिस्म में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आज तक कभी आंसू नहीं आए थे, लेकिन एक गहरी लाली अब उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर भी अपनी जगह से खड़े हुए और उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, मुझे नहीं पता मिस्टर राणा कि आप उस लड़की को अपनी यूनिवर्स क्यों कह रहे हैं। शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़की। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय तुरंत बाहर चला गया। वो और कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था और ना ही वो कुछ सुनना चाहता था। सृष्टि के बारे में इतना सब सुनना ही उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ थी। वो तुरंत इमरजेंसी वार्ड में आया और इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खोलकर सामने बेड की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सृष्टि बेड पर नहीं थी। प्रलय बिल्कुल बेड के पास आया और वहाँ खड़ी नर्स की तरफ देखते हुए बोला, मेरी यूनिवर्स कहाँ है? अभी वो बेड पर थी, बेहोश थी। वो कहाँ गई? वो ठीक तो है ना? वो वॉशरूम में है क्या? ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से नर्स ने कहा, वो सर, पेशेंट यहाँ से चली गई है मिस्टर राणा। प्रलय ने जैसे ही नर्स की बात सुनी उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और उसने पलटकर नर्स की तरफ देखा। नर्स एक बार फिर से बोली, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और पता नहीं कहाँ पर वक्त पर पहुँचने की बात कर रही थी। उनके चेहरे पर डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो रुकी ही नहीं और यहाँ से चली गई। प्रलय को अपनी यूनिवर्स नहीं बल्कि अपनी धड़कनें दूर जाते हुए महसूस हो रही थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही उसकी नज़र हार्दिक पर गई, जो मेडिकल काउंटर की तरफ से आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही खड़ा था, लेकिन तभी एक नर्स ने आकर उसे बिल पकड़ाया और मेडिकल काउंटर पर वो बिल जमा करवाने के लिए कहा, तो वो वहाँ से चला गया था। जैसे ही हार्दिक प्रलय के पास आया, प्रलय ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोला, कहाँ था तू? कहाँ था? मैंने कहा था ना यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। तू जानता है ना मेरे लिए मेरी यूनिवर्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बातें सुनकर हार्दिक हैरानी से बोला, तू इतने गुस्से में क्यों है प्रलय? क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तेरी वजह से मेरी यूनिवर्स यहाँ से चली गई। मैंने कहा था कि तू उसका ध्यान रखना, लेकिन तूने उसका ध्यान नहीं रखा। पता नहीं अब मेरी यूनिवर्स कहाँ होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा। हार्दिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी उसे वहां आते हुए डॉक्टर दिखाई दिए, तो डॉक्टर से बात करने के लिए वो वहां पर रुक गया। और जब डॉक्टर ने उसे सारी बात बताई तो उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक चुकी थी। प्रलय हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए अपनी यूनिवर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सृष्टि कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसका दिल बुरी तरह से काँप रहा था। डॉक्टर की बातों पर वो यकीन करना चाहता था, लेकिन उन बातों को याद कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिसे वो नाजों से रखना चाहता था। कोई उसके साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव कर रहा था, ये जानकर ही उसका मन कर रहा था कि वो अपनी यूनिवर्स को बस अपनी बाहों में समेट ले और उसे तकलीफ देने वाले को जान से मार दे। प्रलय जितना शांत था उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला भी था और उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि शायद अब कोई प्रलय आने वाला है। एक तरफ जहां प्रलय सृष्टि को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि की ऑटो जैसे ही राणा इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। सृष्टि ऑटो से बाहर निकली और लिफ्ट से होते हुए ऊपर की तरफ आई। उसके कदम बेहद तेज चल रहे थे। जैसे ही वो अपने केबिन में जाने लगी, पियून ने उसका रास्ता रोका और बोला, आप अपने केबिन में बाद में जाइएगा, पहले आप बॉस के केबिन में जाइए, वो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पियून की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो अपने केबिन में ना जाकर मिस्टर राणा मतलब अमय राणा के केबिन का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर की तरफ झाँका, तो अमय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ आते हुए बोला, तुम मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन क्यों मांग रही हो सृष्टि? आओ आओ, अंदर आओ। अमय की बात सुनकर सृष्टि धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर आई और अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल धीमे से बोली, आपने मुझे केबिन में बुलाया सर?
अमय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ वो मुझे तुम्हें बताना था कि आज शाम को हमें एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो तुम सारी तैयारियां कर लेना। सृष्टि जल्दी से बोली, पर सर आज मुझे जल्दी घर जाना है, मेरा मतलब है मैं 2-3 दिन से घर लेट जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मेरी तबीयत सही नहीं है। जैसे ही उसने एक्सीडेंट शब्द कहा, मैं तुरंत उसकी तरफ आया और उसके कमर पर अपना हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, कैसा कैसा एक्सीडेंट सृष्टि, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलते हुए उसके हाथ सृष्टि के जिस्म पर चलने लगे थे। वो उसे छू नहीं रहा था, बल्कि उसके जिस्म को बुरी तरह से टटोल रहा था। सृष्टि ने तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ लिए और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, पर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ मीटिंग में नहीं जा पाऊँगी। प्लीज़ आप किसी और को अपने साथ। अभी वो बोल ही रही थी कि मैं गुस्से से बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करती सृष्टि, तुम रिज़ाइन क्यों नहीं दे देती? मैं मानता हूँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि तुम मेरे साथ मीटिंग में ना जा सको। और वैसे भी अगर ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें बोलता नहीं, पर अगर अब तुम इस मीटिंग में नहीं जाना चाहती तो ठीक है। कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुम अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना। ये बोलकर अमय तुरंत अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सृष्टि के होश उड़ गए। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। मन तो उसका यही कर रहा था कि वो अमय को जवाब देकर तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन आज ही मानव ने उसे जॉब को लेकर धमकी दी थी। वो तो उसकी सैलरी भी पूछ रहा था। ऐसे में वो जॉब छोड़कर कैसे जा सकती थी? वो अपना सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको नाराज़ कर दिया, पर मैं आपके साथ मीटिंग में चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अमय के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत सृष्टि के पास आया और सृष्टि की पीठ पर अपना हाथ रखकर बोला, वेरी गुड, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। अपनी तबीयत से ज़्यादा तुम्हें मेरे काम की फ़िक्र है। बस तुम ऐसे ही काम करती रहो, मैं तुम्हें कभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो अपना हाथ सृष्टि की पीठ पर बुरी तरह से सहलाने लगा था। सृष्टि को उसकी उंगलियां अपनी पीठ पर अंदर की तरफ महसूस होने लगी थी। शायद उसका ब्लाउज थोड़ा सा फटा हुआ था। वो तुरंत पीछे की तरफ होने लगी, लेकिन अमय ने उसको कमर से पकड़कर रोक लिया और बोला, अब अगर तुम मेरे लिए इतना कर रही हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ करने का। उस मीटिंग के अलावा तुम्हें आज कोई और काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दूंगा, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। सृष्टि अब एक झटके से पीछे हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ये बोलते हुए उसने अपना पल्लू पीछे की तरफ से ऊपर किया और उस फटे हुए ब्लाउज को ढक लिया। अमय हंसा और बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाता, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी तो दे सकता हूँ ना। वैसे भी आज सबको सैलरी दी जा रही है और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी सैलरी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें दे दूँ। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा हुआ एनवेलोप उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ाया। सृष्टि ने उस एनवेलोप को अपने हाथों में लिया और बोली, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। अभी वो ये बोल ही रही थी कि अमय ने एक और एनवेलोप उठाया और बोला, ये तुम्हारा बोनस। सृष्टि हैरानी से बोली, बोनस? किस चीज़ का बोनस सर? क्या ये बोनस सबको दिया जा रहा है? अमय तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये बोनस तो मैं स्पेशली तुम्हें दे रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ अगर तुम मुझे खुश कर दो। अमय की बात सुनकर सृष्टि के कानों में मानव की बातें गूंज गई। जरा अपने बॉस को खुश रखा करो, 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। उसकी बात याद कर ही सृष्टि की आंखों में नमी आ गई। वो तुरंत बोली, नहीं सर, अगर ये बोनस सबके लिए नहीं है तो ये मुझे नहीं चाहिए। सैलरी के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर अब सृष्टि एक पल वहाँ रुके बिना वहाँ से चली गई। अमय बस गुस्से से उसे जाते हुए देखता रहा। सृष्टि की सैलरी सिर्फ 30,000 थी, लेकिन अमय उसे पूरे 50,000 बोनस में दे रहा था। लेकिन सृष्टि उस बोनस को ठुकरा कर चली गई। अमय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे खुश करना तो दूर, तुम मेरा गुस्सा बढ़ाए जा रही हो सृष्टि। लेकिन तुम बेशक से मुझसे कितना ही दूर जाने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा।
उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गई, लेकिन आज नहीं निकल पाओगी। आज तो मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। सृष्टि जैसे ही अपने केबिन में आई और अपनी चेयर पर बैठी, उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमय हर दिन अपनी हर हद पार करता जा रहा था और सृष्टि चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर दूसरी तरफ प्रलय अपनी गाड़ी में था और डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। और अचानक ही उसने अपनी गाड़ी जोर से घुमाई, क्योंकि सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। अगले ही पल उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई और प्रलय का सिर जोर से स्टीयरिंग पर लगा। देखते ही देखते खून की बूंदें उसके पैरों पर गिरने लगी थी और प्रलय की आंखें बंद हो चुकी थी। वहीं सृष्टि, उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं अमय उसका पीछा करते करते उसके केबिन में तो नहीं आ गया। लेकिन जब उसने दरवाजे पर रागिनी को देखा तो उसकी सांस में सांस आई। रागिनी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सृष्टि एकदम से दर्द से कराह उठी। जब एक दिन पहले मानव ने उसे बेल्ट से मारा था तो सबसे ज़्यादा उसके कंधे पर ही मारा था, और अब जब भी सृष्टि खुद भी अपने कंधे को छूती थी तो उसे बहुत दर्द महसूस होता था। क्या हुआ, तुझे दर्द हो रहा है क्या कंधे पर? देख, अगर कुछ ऐसा है जो तू मुझे बताना चाहती है तो बताना। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। आज मैं लेट हो गई ना, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो बिल्कुल झूठी थी, लेकिन ये झूठी मुस्कुराहट भी बहुत कम उसके चेहरे पर आती थी। रागिनी भी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ लंच करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और सृष्टि ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर सिकन भरे भाव आ गए, क्योंकि आज शाम को उसे अमय के साथ मीटिंग पर जाना था और मीटिंग के बारे में सोच सोच कर ही उसे घबराहट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक, जो प्रलय को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे निकला था, जब उसे प्रलय कहीं आसपास नहीं मिला तो उसने तुरंत उसकी लोकेशन चेक करवाई। लोकेशन हाईवे पर थी। वो तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच गया। वहां पर देखा तो उसकी गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो तुरंत प्रलय के पास आया। उसकी हालत देखकर उसका दिल धक सा रह गया। उसने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर प्रलय का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। जैसे ही डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए, हार्दिक उनके सामने जाकर खड़ा हुआ और परेशान होते हुए बोला, प्रलय ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, नहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन चोट थोड़ी गहरी है, इसलिए होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस 2-3 घंटे। एक बार होश आ जाए उसके बाद ही उनकी एक्चुअल कंडीशन के बारे में कुछ कहा जा सकता है। हार्दिक एक राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो प्रलय। कुछ देर बाद प्रलय को होश आया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो एकदम से चौंक गया। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसने अपने हाथ पर लगा हुआ कैनुअला हटाया और बेड से उठने लगा। नर्स तुरंत उसके पास आई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राणा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है, आप ऐसे बेड से नहीं उठ सकते। प्रलय गुस्से से बोला, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, साइड से हटो यहाँ से। प्रलय और उस नर्स की आवाज़ सुनकर हार्दिक, जो बाहर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, वो तुरंत अंदर की तरफ आया। प्रलय को होश में आते देख उसकी जान में जान आ गई थी। वो जल्दी से उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, तू ठीक तो है ना प्रलय? और ये नर्स सही कह रही है, तुझे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर ले। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। हार्दिक के दिल में इस वक्त कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि का सच जानने के बाद प्रलय का रिएक्शन कैसा होगा। वो उसे अपना पाएगा या नहीं, या फिर उसके शादीशुदा होने की बात सुनकर प्रलय पीछे तो नहीं हट जाएगा। हालांकि उसे प्रलय पर यकीन था कि प्रलय उन लोगों में से नहीं जो अपने प्यार से पीछे हट जाएं। बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर बैठा हुआ था।
हार्दिक एक बार फिर से बोला, तू क्या सोच रहा है प्रलय? आई मीन तू ठीक तो है ना? तेरी यूनिवर्स के बारे में जानकर कहीं तू उसे छोड़ने उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, खबरदार जो मेरे सामने फालतू की बकवास की तो। और क्या मतलब कि मेरी यूनिवर्स के बारे में जानकर क्या पता लगा मुझे? हाँ क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरी यूनिवर्स आज भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे पहले थी, और अब मुझे सिर्फ उसे ढूंढ कर उसे अपनी दुनिया में नहीं लाना, बल्कि पहले उसे बर्बाद करने वालों की बर्बादी लानी है और फिर अपनी यूनिवर्स को अपनी दुनिया में लाना है। ये बोलते हुए प्रलय का चेहरा एकदम सख्त था। हार्दिक उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो 2 साल से मैंने अपने प्यार को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया कि मेरी यूनिवर्स मुझे मिल जाएगी, तभी मुझे उसे सही से ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अब मैं मेरी यूनिवर्स को ढूंढ कर रहूँगा। अब मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा। अभी वो ये बोल ही रहा था कि उसके फ़ोन पर उसके आदमी का फ़ोन आया। अपने आदमी की बात सुनकर प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि अभी अभी उसके आदमी ने उसे बताया था कि सृष्टि अमय राणा के पास काम करती है। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अभी इसी वक्त मुझे अमय राणा की लोकेशन बताओ और साथ ही साथ मेरी यूनिवर्स की भी। तभी सामने वाला आदमी बोला, सर अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खबरदार अगर कोई फालतू बकवास की तो। उसका आदमी तुरंत अपनी ज़बान संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि अमय राणा आज अपनी मीटिंग के लिए होटल वेन्यू हाउस गया है और सृष्टि मैडम भी उसके साथ ही हैं। उसकी बात सुनते हुए ही प्रलय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे हार्दिक भी हॉस्पिटल से बाहर निकला। इस वक्त वो प्रलय को अकेले बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि प्रलय की तबीयत भी सही नहीं थी। लेकिन जब तक वो गाड़ी के पास पहुंचता, प्रलय गाड़ी लेकर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अमय के साथ होटल वेन्यू हाउस पहुंच चुकी थी। दोनों वहां के टॉप फ्लोर पर बने हुए एक लग्जीरियस रूम 501 के बाहर खड़े थे। सृष्टि हैरानी से अमय की तरफ देखते हुए बोली, सर हम तो मीटिंग में आए हैं ना, तो ये रूम। उसकी बात सुनकर अमय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। अमय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसी मीटिंग्स रूम में ही होती है सृष्टि, आज तक तुम ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में नहीं गई, इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये बोलकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। सृष्टि भी दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर की तरफ देख रही थी, जहाँ पर सामने ही उसे 3-4 बिजनेसमैन दिखाई दे रहे थे। उन सबको देखते हुए उसने एक राहत की सांस ली और अंदर की तरफ आई। अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी थी और सृष्टि वहीं साइड में खड़ी थी। उसके हाथों में एक फाइल थी। वो बस जल्द से जल्द इस मीटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो सारे बिजनेसमैन उठे और अमय की तरफ देखते हुए उनमें से एक बिजनेसमैन बोला, हम जल्द से जल्द आपको अपना फैसला बता देंगे मिस्टर राणा, तब तक आप इस प्रोजेक्ट की बाकी सारी डिटेल्स भी हमें दे दीजिएगा। अमय ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और फिर वो सब लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सृष्टि तुरंत अमय की तरफ देखते हुए बोली, अब हमें भी चलना चाहिए सर, काफ़ी टाइम हो गया है। अमय उसके पास आया और बोला, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो सृष्टि, 1 मिनट। ये कहते हुए वो टेबल की तरफ घुमा और फिर वहाँ से पानी का ग्लास उठाकर सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम ये पियो, थोड़ा रिलैक्स फील करो, उसके बाद हम चलते हैं। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस जल्दी घर जाना है। अमय एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना पहले तुम ये पानी पियो, कितनी थकी हुई लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने बेमन से ही उसके हाथों से पानी का वो गिलास लिया और उसे पीने लगी। अभी उसके हाथों में पकड़े हुए गिलास का पानी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसने अचानक ही अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखें बंद होने लगी थी और देखते ही देखते उसके हाथों से वो पानी का गिलास गिर गया और वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन अमय ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो सृष्टि को चेहरे की तरफ देखते हुए बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब आया मज़ा। उसने तुरंत सृष्टि को बेड पर लिटाया और जाकर दरवाज़ा बंद किया।
दरवाज़ा बंद करने के बाद वो सृष्टि के पास आया और अपनी लस्ट भरी नज़रों से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तो आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई, तुम मेरे बिस्तर पर आ ही गई। कहा था मैंने तुमसे चुपचाप मेरी बात मान लो, लेकिन तुम तो बड़ी ज़िद्दी निकली। पर अमय राणा लोगों की जिद तोड़ना भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। अमय उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसके गर्दन और उसके कंधों को चूम रहा था। उसके सिर पर सृष्टि को हासिल करने का जुनून सवार था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में था, वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुझे और तेरे इरादों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अमय। कोई लड़की तेरे आसपास हो और वो सेफ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तूने मेरी सृष्टि पर अपनी घटिया नज़र भी उठाई ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी। वहीं होटल वेन्यू हाउस में अमय ने सृष्टि के कंधों से उसका पल्लू हटाया। तभी टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम बजा। अमय के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहा, जिसके सुनकर अमय के चेहरे के वो फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए। वो तुरंत बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रलय भी होटल वेन्यू हाउस पहुंचा और वो सीधा रूम नंबर 501 के बाहर आया। उसने रूम का पता पहले ही लगवा लिया था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहां पर सृष्टि बेहोश लेटी हुई थी। उसे देखते ही प्रलय का दिल धक सा रह गया। वो तुरंत अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही वो सीधा सृष्टि के करीब आया। सृष्टि का खूबसूरत सा चेहरा बेहद लाल नज़र आ रहा था, शायद उस ड्रग्स की वजह से जो मैंने उसे दिए थे। प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तुमसे ऐसे ही घटियापन की उम्मीद थी मुझे। अमय राणा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। प्रणय राणा की यूनिवर्स के साथ इस तरह की घटिया हरकत करने का सोचकर। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन पहले मुझे मेरी यूनिवर्स को संभालना है। ये बोलते हुए उसकी नज़र सृष्टि की गर्दन और उसके कंधों पर थी, जहाँ पर गहरे लाल निशान नज़र आ रहे थे। वो बड़े प्यार से सृष्टि की गर्दन छूते हुए बोला, जिसने तुम्हें ये जख्म दिए हैं ना, अगर उसे तुम्हारे कदमों पर नहीं लेकर आया तो ये प्रलय राणा भी प्रलय राणा नहीं। सृष्टि की इन्फॉर्मेशन में प्रलय को मानव के बारे में भी पता चल चुका था, और जब से उसने पिक्चर्स में मानव का चेहरा देखा था, तब से ही उसका मन कर रहा था कि कहीं से भी मानव उसके सामने आ जाए और वो उसका बुरा हाल कर दे। उसने सृष्टि को तुरंत अपनी गोद में उठाया और वहां से लेकर दूसरे रूम में आया। वहीं दूसरी तरफ जब प्रलय सृष्टि को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी कॉरिडोर में अपना चेहरा छुपाकर खड़ी रागिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो सृष्टि को लेने ही यहाँ पर आई थी। उसे पता था मैं उसके साथ ज़रूर कोई घटिया साजिश करेगा, इसलिए वो उसी को बचाने यहाँ पर आई थी। उसने ही रिसेप्शन से कॉल करके अमय को नीचे बुलाया था। प्रलय जैसे ही सृष्टि को अपने रूम में लेकर आया, उसने सृष्टि को बेड पर लेटाया। उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर उसके रूम में पहुंच चुके थे। उन्होंने सृष्टि की हालत को देखते हुए उसे इंजेक्शन दिया, जिससे अब सृष्टि को जल्द ही होश आ जाने वाला था। प्रलय ने फैसला कर लिया था कि वो आज ही सृष्टि को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताएगा और उसे वर्मा हाउस तो बिल्कुल वापस जाने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ रागिनी भी उसके लिए परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि को प्रलय के रूम से कैसे बाहर निकाले। तभी डॉक्टर के निकलने के बाद वो रूम की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर सृष्टि के अलावा कोई नज़र नहीं आया। वो तुरंत अंदर आई और उसने सृष्टि के कंधे को ज़ोर से हिलाया, तो सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ चलो यहाँ से सृष्टि, अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। रागिनी ने उसके खड़े होने में हेल्प की और उसे लेकर तुरंत बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते वक्त उसने रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया ताकि प्रलय बाहर ना आ सके। उसने प्रलय का चेहरा नहीं देखा था, सिर पीछे से उसे देखा था। सृष्टि, जिसका सिर जोरों से दर्द हो रहा था, वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं उस रूम में क्या कर रही थी? मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है?
रागिनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये सब उस समय की वजह से हो रहा है। उसने शायद तुम्हें कोई घटिया ड्रिंक दी है ताकि तुम अपने होश खो दो। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि को याद आया कि अमय ने उसे पानी पिलाया था। वो समझ चुकी थी कि जरूर उस पानी में कुछ मिला हुआ था। रागिनी उसे देखते हुए तुरंत बोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा सृष्टि। डॉक्टर ने सृष्टि को जो इंजेक्शन लगाया था उसकी वजह से सृष्टि काफ़ी जल्दी अपनी सेंसेस में आ गई थी। रागिनी उसे लेकर बाहर की तरफ आई और ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल गई। प्रलय जो वॉशरूम गया था, जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने सृष्टि को गायब देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो बेड की तरफ देखते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया यूनिवर्स। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता सकूँ। तुम होश में आओ तो हम दोनों बात कर सके, लेकिन तुम मुझसे बात किए बिना ही चली गई। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने तुरंत मैनेजर को कॉल करके रूम का दरवाज़ा खुलवाया और जल्दी से उस रूम में आया जहाँ पर अमय सृष्टि को लेकर गया था। एक शक उसे ये भी था कि कहीं अमय तो सृष्टि को अपने साथ वापस नहीं ले गया। लेकिन जब वो उस कमरे में आया तो अमय वहाँ पर अकेला खड़ा था। वो अभी अभी रूम में वापस आया था और उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही प्रलय समझ चुका था कि सृष्टि उसके पास नहीं है। शायद होश में आने के बाद वो खुद ही वहाँ से चली गई, और अगर खुद वहाँ से गई है तो वो ज़रूर वर्मा हाउस जाएगी। उसने अमय के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अमय एकदम से कांप उठा। वो पलटकर हैरानी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ? प्रलय उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें किसी और को देखने की हसरत हो रही थी क्या? अमय तुरंत बोला, मुझे किसे देखने की हसरत हो रही थी और किसे नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार पंच प्रलय ने अमय के चेहरे पर जड़ दिया और अगले ही पल उसे गिरेबान से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अमय एकदम हैरान रह गया। हालांकि प्रलय और उसके बीच बेहिसाब नफरत थी, लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं था कि प्रलय उस पर हाथ उठाए। वो गुस्से से प्रलय की तरफ देख रहा था और प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्स के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? ये बोलते हुए उसने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच और जड़ दिया। इस बार अमय के मुंह से खून का फुहारा छूट पड़ा। उसने धक्का देते हुए प्रलय को खुद से दूर किया और अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। वो प्रलय की तरफ देखकर कांपती आवाज़ में बोला, कौन कौन यूनिवर्स? प्रलय उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सृष्टि प्रलय राणा। उसकी बात सुनकर अमय एकदम शॉक्ड हो गया। उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि प्रलय और सृष्टि के बीच कुछ हो सकता है। वहीं प्रलय ने अब उसे गिरेबान से पकड़ा और बोला, आइंदा अगर तूने मेरी यूनिवर्स को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो अब तो सिर्फ तेरा मुंह तोड़ा है, अगली बार तुझे पूरा तोड़ दूंगा। ये बोलकर उसने एक जोरदार कोहनी अमय की गर्दन पर मारी और अमय की दर्द से चीख निकल गई। वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरा और प्रलय अपनी आग उगलती हुई नज़रों से एक नज़र उसे देखकर तुरंत वहाँ से चला गया। अमय का पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन दर्द से ज़्यादा वो इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। सृष्टि और प्रलय के अफेयर के बारे में सोच सोच कर वो बुरी तरह से जल रहा था। वहीं ऑटो में बैठी सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अमय पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज अमय ने अपनी हर हद पार कर दी थी। सृष्टि ने सोच लिया था कि अब वो अमय के पास जॉब नहीं करेगी, वो ये जॉब छोड़ देगी। बेशक से मानो और संतोष जी उस पर गुस्सा ही क्यों ना करे। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो घर तक पहुंची और जैसे ही वो घर के अंदर आई तो उसने देखा कि संतोष जी किचन में खड़ी काम कर रही थी। उन्हें किचन में काम करते देख सृष्टि हैरान रह गई। वो अंदर की तरफ आई और संतोष जी जो खाना बना रही थी वो उनके रोकते हुए बोली, आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? माफ़ कीजिए, आज मुझे फिर से घर आने में देर हो गई, पर आप नाराज़ मत होइए, मैं अभी खाना बना लूँगी। संतोष जी मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ फेर कर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? रोज़ तुम मुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती हो, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिला दूँ।
आखिर मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम बेटी हो मेरी। उनकी बातें सुनकर सृष्टि बस उनकी तरफ देखती ही रह गई। तभी विनी भी किचन में आई और अपने हाथों में पकड़ी हुई एक कुर्ती सृष्टि को दिखाते हुए बोली, ये देखिए भाभी, ये मैंने आपके लिए लिया है, आपको कैसा लगा? और आप लेट आने के लिए परेशान क्यों हो रही हैं? इतना लेट तो चलता है। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हैं, आखिर टाइम तो लगेगा ही ना काम करने में, आने जाने में। बिन्नी की बातों से सृष्टि और भी ज़्यादा हैरान थी। बिन्नी ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, माँ हम सबके लिए खाना बना लेंगी, आप चलिए मेरे साथ, बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बोलते हुए वो सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबके मिजाज बदले बदले क्यों हैं। संतोष जी ने उसे जाते हुए देखा और मुंह बनाते हुए बोली, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस बदतमीज बेशर्म को भी अपनी बेटी बोलना पड़ रहा है। वहीं बिन्नी जो सृष्टि का हाथ पकड़कर बाहर सोफे की तरफ ले आई थी, उसने सृष्टि के पर्स पर अपना हाथ रखा और बोली, वैसे भाभी आज तो 10 तारीख है, तो आज तो आपको सैलरी मिली होगी ना? उसके मुंह से सैलरी का जिक्र सुनकर सृष्टि को समझ आ गया कि सबके बदलाव का कारण क्या है। तभी दरवाजे से मानव अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सृष्टि पर गई, लेकिन वहां पर ना रुककर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। सृष्टि बिन्नी की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे भैया को शायद मेरी ज़रूरत होगी। उसकी बात सुनकर बिन्नी उसके कुछ कहने लगी, लेकिन सृष्टि अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। बिन्नी ने उसके पर्स पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, आप भैया की बात सुनकर आ जाइए, अपना सामान यहीं रख जाइए। लेकिन सृष्टि अपना पर्स लेकर वहाँ से जाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, अभी दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। सृष्टि अपने कमरे में आई तो देखा मानो अपने कपड़े बदल रहा था। सृष्टि ने अपना पर्स अलमारी में रखा, अपने पर्स में जो सैलरी का एनवेलोप था उसे निकाल कर मानव के सामने लेकर खड़ी हो गई। मानव ने उसे देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़रें सृष्टि के हाथों पर गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत वो एनवेलोप सृष्टि के हाथों से लिया और बोला, तो तुम्हें सैलरी मिल गई, कहा था ना मैंने तुमसे कि आज तो तुम्हें सैलरी मिलेगी तुम्हारी। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ बॉस ने आज ही दे दी। अच्छा मानव जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मानव ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या क्या कहना चाहती थी? ये बोलते हुए वो नोट गिन रहा था। सृष्टि को हिचकिचाहट हो रही थी, वो थोड़ी हिम्मत करके बोली, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी मैं थोड़े दिन के लिए अपनी जॉब छोड़। उसकी बात सुनते हुए मानव के हाथ रुक गए और वो गुस्से से सृष्टि को घूर रहा था। जैसे ही मानव ने सृष्टि की जॉब छोड़ने की बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने जॉब छोड़ने की बात कही तो यहाँ पर मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है कि घर पर बिठा कर मुफ्त की रोटियाँ खिलाऊंगा। मैं भी सारा दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तब जाकर पूरे घर का खर्च चला पाता हूँ। और तू कहीं की महारानी नहीं है जो घर पर बैठकर ऐश करेगी। अगर इतना ही आराम से रहने की इच्छा हो रही है ना, तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, जाकर अपने मायके में जितना आराम करना है कर। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मानो गुस्से से बोला, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। ये बोलकर मानो ने वो पैसे अपनी जेब में रखे और फिर पहले वो जो नॉर्मल कपड़े पहन रहा था, अब उनकी जगह उसने दूसरे कपड़े पहने और वहाँ से चला गया। सृष्टि उसे जाते हुए बस देखती रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आराम तो इंसान करते हैं मानव जी, मुझे तो अब इंसानों वाला एहसास ही नहीं होता। रात के करीबन 1 बजे नाइट हक्का एंड ड्रिंक बार। मानो अपने दोस्त राजीव के साथ क्लब में आया हुआ था। जब भी उसे सृष्टि की सैलरी मिलती तो वो उन्हें ऐसे ही खर्च करता था। उसकी नज़रें सामने डांस कर रही एक लड़की पर टिकी हुई थी जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। शायद वो कुछ सेलिब्रेट कर रही थी। उसे देखते हुए मानो की नज़रों में बेशर्मी नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी भी उसी बार के बाहर आकर रुकी। उसके साथ हार्दिक भी था। प्रलय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वही फ्रस्ट्रेशन निकालने वो बार में आया था। दोनों बार के अंदर आए और उस काउंटर के पास आए जहां पर मानो अपने दोस्त राजीव के साथ बैठा था। तभी अचानक से वहां पर एक आवाज़ गूंजी, मानव वर्मा हूँ मैं, मानव वर्मा। तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ मैं,
और क्या चीज़ हूँ मैं, और तुम्हारी औकात क्या है मुझे मना करने की। ये आवाज़ सुनकर प्रलय और हार्दिक दोनों ने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर मानव उस लड़की के ऊपर झुककर खड़ा था और गुस्से से उसे अनाप शनाप बोल रहा था। वो लड़की मानव की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, मुझे माप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर अब भी आप नहीं रुके तो मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। जैसे ही उसने कहा, मानव ने उस लड़की के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे बालों से खींचते हुए बोला, तू मुझे पुलिस की धमकी दे रही है? तुझ जैसी लड़कियां कैसी होती हैं ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्लब, और इस क्लब में आकर जो तू सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है ना, ये ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लब में किस तरह की लड़कियां आती हैं ये हर कोई जानता है। वो लड़की मानव के इस तरह उसके बाल पकड़ने से दर्द से कराह उठी। वहीं प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। उसे तो वैसे भी मानव की तलाश थी, और अब मानव को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो मानव और उस लड़की की तरफ बढ़ गया। अब तक तो उसने सिर्फ मानव के बारे में सुना था, और अब उसकी बेशर्मी वो अपनी आंखों से देख रहा था। वो लड़की दर्द से कराहते हुए बोली, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव दांत पीसते हुए उस पर झुककर बोला, तुझे तो मैं बताता हूँ कि तेरी औकात क्या है, चल यहाँ से। ये बोलते हुए मानव ने उस लड़की को बालों से ही पकड़कर आगे की तरफ खींचा। वो शायद उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। क्लब में मौजूद हर एक शख्स मानव और उस लड़की को देख रहा था और उन दोनों के बारे में बातें भी कर रहे थे। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वो उस लड़की की मदद कर उसे मानव से छुड़ाएं। उस लड़की की फ्रेंड्स जो उस लड़की के साथी थी, वो भी थोड़ा पीछे की तरफ हट गई थी। मानव उसे बालों से खींचते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही किसी ने मानव को पीछे से उसके गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मानव एकदम हैरान रह गया और गुस्से से बोला, किसकी हिम्मत हुई? अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय उसे गुस्से से देखते हुए बोला, प्रलय राणा की। ये बोलकर प्रलय ने जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया, तो एक ही पंच में मानव के होठों के किनारे से खून बहने लगा। हार्दिक जल्दी से प्रलय के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, छोड़ यार प्रलय, चलते हैं यहाँ से। प्रलय ने हार्दिक का हाथ खुद से झटकाया और बोला, नहीं, ऐसे कैसे? मेरे सामने कोई किसी लड़की से बदतमीजी करे और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, ऐसा तो हो भी कैसे सकता है? ये बोलकर प्रलय ने एक पंच मानव के चेहरे पर और जड़ा, और इस बार दूसरी तरफ से मानव के होठों से खून बहने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और प्रलय के गिरेबान को पकड़कर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू है कौन? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ? प्रलय व्यंग से बोला, तू जैसे अरे गहरे इंसान को प्रलय राणा का जानना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ मैं तेरे बारे में कि तुझे लड़कियों की इज्जत करना किसी ने सिखाया नहीं, पर आज प्रलय राणा तुझे ये सबक ज़रूर सिखाएगा। ये बोलकर अब प्रलय ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को बुरी तरह से मरोड़ दिया। मानव की दर्द से चीख निकल गई और वो अपने हाथ को झटकते हुए पीछे की तरफ हट गया। दर्द से वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो लड़की रोने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो प्रलय को बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। हार्दिक ने एक बार फिर से प्रलय को संभाला और बोला, इस वक्त हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं प्रलय, तू जानता है ना, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं नहीं चाहता तू किसी और प्रॉब्लम में फंसे। प्रलय ने गुस्से से हार्दिक की तरफ देखा और बोला, अपनी प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, तू जानता नहीं है ये कौन है? अभी प्रलय हार्दिक से बात ही कर रहा था कि मानव ने बार काउंटर पर रखी हुई एक बोतल उठाई और प्रलय के सिर पर फोड़ दी। प्रलय की गुस्से से आंखें बड़ी हो गई। उसके सिर का तो कुछ नहीं गया, लेकिन वो बोतल पूरी चकनाचूर होकर नीचे ज़मीन पर बिखर चुकी थी। हर कोई अब पीछे की तरफ हट गया था। बार की सिक्योरिटी टीम मानव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन प्रलय ने जैसे ही अपना हाथ हल्का सा अपने कंधे से ऊपर की तरफ किया, वो पूरी सिक्योरिटी टीम पीछे की तरफ हट गई। मानव गुस्से से कांपते हुए उसे देख रहा था। प्रलय धीमे धीमे कदमों से मानव के पास आया और उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला,
अब तक तो तुझे इसलिए मार रहा था क्योंकि तूने उसे नुकसान पहुंचाया, जिसे प्रलय राणा कोई खरोच भी नहीं आने दे सकता। लेकिन अब तू मेरे हाथों से इसलिए मरेगा क्योंकि प्रलय राणा को हाथ लगाने वाला इंसान अपने पैरों पर खड़ा रह जाए। ये तो फिर प्रलय राणा की शान के खिलाफ है। ये बोलकर अब उसने जोर से अपना घुटना ऊपर की तरफ किया और मानव के पेट पर मारा, तो मानव दर्द से तड़पते हुए पीछे बार काउंटर पर लगा। प्रलय ने अपने एक ही हाथ से मानव को ऊपर की तरफ उठाया और उसे बार काउंटर पर पटक दिया। मानव दर्द से तड़प उठा। हार्दिक भी अब पीछे की तरफ हट गया था और उसने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। प्रलय शुरू से ही ऐसा था। उसकी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें ही थी जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था। एक उसकी माँ कुसुम राणा, एक उसकी यूनिवर्स, एक वो खुद। मानो दर्द से तड़पता रहा और प्रलय उस बार काउंटर पर उसे लिटाकर उसके चेहरे और उसकी गर्दन पर पंच जड़ता रहा। मानव का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे अच्छी तरह से पीटने के बाद प्रलय जब पीछे की तरफ हटा और फिर वहां पर रखी हुई चेयर उठाकर मानव के पैरों पर दे मारी। मानव की दर्द भरी चीख एक बार फिर से उस बार काउंटर पर गूंज गई। अब तक आधे से ज़्यादा बार खाली हो चुका था। लोग वहां से जा चुके थे। वो लड़की भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से निकल गई थी क्योंकि उन्हें भी किसी मामले में नहीं फंसना था और अब जो हो रहा था वो बहुत ही बड़ा इशू होने वाला था। उसे दर्द से तड़पते हुए देख अब प्रलय पीछे की तरफ हटा तो मानो सीधा उस बार काउंटर से नीचे की तरफ गिरा और गिरते ही उसकी आंखें बंद हो गई। प्रलय भी गुस्से से गहरी सांस लेते हुए उसे देख रहा था। राजीव जो अब तक वहीं पर खड़ा था, वो प्रलय की तरफ तरस भरी नज़रों से देख रहा था। प्रलय जब अंदर की तरफ आया था तो उसने मानव और राजीव को एक साथ देखा था। वो राजीव की तरफ आया और अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, इलाज करवा देना इसका, लेकिन समझा देना कि आइंदा से कुछ भी करे लेकिन प्रलय राणा के सामने किसी से बदतमीजी और खुद प्रलय राणा के साथ बदतमीजी ना करे। जिंदा छोड़ दिया इसे, मेरा एहसान मान, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर प्रलय तुरंत उस बार से बाहर आ गया। हार्दिक भी उसके पीछे पीछे आ गया। प्रलय आकर गाड़ी में बैठा और हार्दिक भी उसके साथ वाली सीट पर बैठते हुए बोला, यार ये तूने क्या किया? तुझे पता है ये मामला कितना ऊपर तक जाएगा और इसका फ़ायदा कौन कौन उठाएगा? प्रलय गुस्से से बोला, देख तुझे अगर ये सब बकवास करनी है ना तो अभी इसी वक्त गाड़ी से निकल जा। मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है और ख़राब मत कर। हार्दिक उसे समझाते हुए बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा था। प्रलय ने एक पल के लिए अपने आंखें बंद की और फिर गुस्से से कांपते हुए बोला, गेट आउट। हार्दिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय इस बार थोड़ा और चिल्लाकर बोला, बाहर निकल मेरी गाड़ी से। हार्दिक तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। वो जानता था कि प्रलय के गुस्से को शांत नहीं कर सकता। उसे बस अकेले में वक्त बिताना होगा। मुंबई रात के करीबन 2 बजे घर का लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। संतोष जी ने फ़ोन उठाया तो सामने से राजीव की आवाज़ आई। राजीव ने उन्हें मानव के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में बताया तो संतोष जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। कुछ ही देर में सृष्टि और मानव का बाकी परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मानव का ट्रीटमेंट कर रहे थे और मानव की फैमिली और सृष्टि बाहर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। तभी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और बोले, पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया है। कुछ जख्म तो बहुत गहरे हैं जो इतने आसानी से ठीक नहीं होंगे और कुछ दिन उन्हें अब बेड रेस्ट करना होगा क्योंकि उनके पैरों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मानव के बारे में ये सब सुनकर सृष्टि ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। उसका दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। वहीं डॉक्टर की बात सुनते ही संतोष जी ने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। हालांकि सृष्टि को मानव के साथ वो अटैचमेंट नहीं था कि वो उसके लिए पागलों की तरह रोए, लेकिन फिर भी उसे मानव के लिए बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त अपने घर पर राणा मेंशन में था और अपने बेड पर लेटा हुआ बार बार लैंप ऑन ऑफ कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूम रहा था और कानों में सृष्टि की बातें गूंज रही थी। वो सृष्टि को याद करते हुए बोला, बेशक से कुछ भी हो जाए यूनिवर्स, अब तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। अगर तुम शादीशुदा होती ना तो शायद मैं पीछे हट भी जाता,
लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बाद तो पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं बनता। तुम मेरी हो और मेरी होकर रहोगी, उसके लिए फिर बेशक से मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रलय राणा जब किसी चीज़ को हासिल करने की जिद पर आता है तो किसी भी हद तक जाता है, और तुम तो उसके ऑब्सेशन की हद हो। तुम्हारे लिए तो हर हद पार होगी। ये बोलकर अब उसने लाइट बिल्कुल ऑफ कर दी थी। अंधेरे में भी सिर्फ प्रलय को एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, और वो था सृष्टि का खूबसूरत सा चेहरा। सुबह का वक्त हॉस्पिटल में। मानव की फैमिली हॉस्पिटल से घर वापस जा चुकी थी। कहने को तो कल जब डॉक्टर ने मानव की सिचुएशन बताई तो संतोष जी ने रो रो कर हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया था। लेकिन जब हॉस्पिटल में रुकने की बारी आई तो वो लोग सृष्टि को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। पूरी रात सृष्टि ने उस चेयर पर बैठकर गुजारी। सुबह के वक्त जब मानव को होश आया तो सृष्टि तुरंत बाहर से अंदर की तरफ गई। मानव होश में आते ही गुस्से से कांपने लगा था। उसके सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था और कानों में प्रलय की बातें। सृष्टि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना मानव जी? जैसे ही मानव को अपने कंधे पर सृष्टि का हाथ महसूस हुआ, उसने जोर से अपना कंधा झटकाया। हालांकि उसे अपने कंधे में दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस वक्त गुस्सा दर्द से भी ज़्यादा था। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। मानो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दफ़ा हो जा यहाँ से, इस वक्त मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सृष्टि रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती मानो जी, अभी माँ जी भी आने वाली होंगी। एक बार वो आ जाएं, उसके बाद मैं बाहर चली जाऊंगी। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, आपकी तबीयत खराब है। मानो ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप हटाई और बिस्तर से खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर ज़मीन पर अच्छे से रखे, उसके पैर लड़खड़ा गए। सृष्टि ने जल्दी से अपने कंधे पर उसका हाथ रखकर उसे संभाला। मानव ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, अपाहिज नहीं हो गया हूँ, अपने पैरों पर चल सकता हूँ, तेरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। कहा ना एक बार, दफ़ा हो जा यहाँ से, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? सृष्टि का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। वो मानव को देख रही थी जो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा कांप रहा था। उसने एक बार फिर से अपने पैरों को आगे बढ़ाया तो इस बार वो तुरंत गिरने को हुआ। सृष्टि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाला और रोते हुए बोली, प्लीज़ मानो जी, गुस्सा मत कीजिए, मैं कह रही हूँ ना आपसे, जैसे ही माँ जी आएंगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तब तक प्लीज़ खुद को शांत रखिए। आपको वॉशरूम जाना है ना, मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिए। मानो ने इस बार कुछ नहीं कहा और सृष्टि के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। जब जब मानो के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकलती तो सृष्टि को अपने दर्द भरी वो सिसकियाँ याद आ जाती जो मानो के दिए जख्मों की गवाही देती थी। पिछले 2 सालों से मानो ने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा था जब उसने सृष्टि को मारा पीटा ना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मानो को इस हालत में देखकर सृष्टि के दिल में एक अलग सी फीलिंग थी। एक तरफ उसे मानो के लिए बुरा लग रहा था तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब मानो को एहसास हो कि आखिर दर्द क्या होता है। सुबह के करीबन 11 बजे राणा मेंशन। प्रलय राणा मेंशन से अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला और ड्राइव करते हुए उसने अपने एक आदमी को फ़ोन किया। उस आदमी का नाम अतुल था। अतुल जो उसका हर एक इम्पोर्टेंट काम संभालता था। अतुल उसका मैनेजर कम उसका राइट हैंड ज़्यादा था। उसने अतुल को ही सृष्टि की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और अब वो अतुल को सृष्टि के आसपास रहने के आर्डर्स दे रहा था। अतुल फ़ोन पर बोला, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसकी बात सुनकर प्रलय ने ओके कहा और फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया। अगर प्रलय चाहता तो आज से ना जाने कितना वक्त पहले ही वो सृष्टि के बारे में सब कुछ पता कर चुका होता, लेकिन आज तक उसने किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसकी ज़िंदगी में इसकी यूनिवर्स भी है। वो बस सृष्टि को खुद तक रखना चाहता था और इस इंतज़ार में था कि सृष्टि खुद उसकी आंखों के सामने आए। लेकिन अब तो बस उसे किसी तरह सृष्टि को अपने पास लाना था। कुछ देर बाद प्रलय का केबिन नॉक हुआ और हार्दिक अंदर आया। हार्दिक ने आते ही उसे गुस्से से देखा। प्रलय बस अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हार्दिक उसे गुस्से से देख रहा है। आखिर हार्दिक ही खींचते हुए बोला, ये सब क्या है प्रलय, ये सब तू कैसे कर सकता है? प्रलय ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? हार्दिक गुस्से से बोला,
तू राणा इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर रहा है। तू जानता है ना राणा इंडस्ट्रीज़ का CEO कौन है? और तूने कहा था कि तुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो फिर अब राणा इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर करने का क्या मतलब बनता है? प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। क्योंकि मुझे राणा इंडस्ट्रीज़ चाहिए। हार्दिक फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। क्यों? ऐसा क्या खास है राणा इंडस्ट्रीज़ में? तू जानता है अमय राणा को कितना घटिया इंसान है वो, और ऊपर से तेरे डैड भी। प्रलय जो एक बार फिर से अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा था, उसके मुंह से डैड का जिक्र सुनकर ही उसने तुरंत नज़रें उठाकर वापस हार्दिक की तरफ देखा और गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, वो डैड नहीं है मेरा, उनका नाम योगेंद्र राणा है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उन्हें उनका नाम लेकर बुलाओ। हार्दिक एक पल के लिए चुप हो गया। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और हार्दिक के बिल्कुल सामने खड़े होकर बोला, मुझे राणा इंडस्ट्रीज़ किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए फिर चाहे मुझे उन लोगों से डील ही क्यों ना करनी पड़े, जिन लोगों की तरफ मैं नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहता। हार्दिक उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नज़र आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रलय के दिमाग में चल क्या रहा है। ये जुनून जो उसकी आंखों में नज़र आ रहा था, ये जुनून तो प्रलय की आंखों में सिर्फ अपनी यूनिवर्स के लिए नज़र आता था। और फिलहाल प्रलय की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी भी उसकी यूनिवर्स चाहिए। प्रलय बाकी सब चीज़ छोड़कर राणा इंडस्ट्रीज के पीछे क्यों पड़ा है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हार्दिक कुछ बोलता उससे पहले ही प्रलय बोला, जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, मुझे जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज़ जाना है, वो भी पूरे राइट्स के साथ। हार्दिक कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि वो जितना प्रलय को समझाने की कोशिश करेगा, प्रलय उतना ही ज़्यादा जिद करेगा। इसलिए वो वापस उसके केबिन से बाहर निकल कर अपने केबिन में आ गया। वहीं प्रलय के चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। कल रात अमय ने सृष्टि के साथ जो हरकत करने की कोशिश की थी, उसके बाद प्रलय अमय को सृष्टि के आसपास भी भटकने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने राणा इंडस्ट्रीज को ही टेक ओवर करने का सोच लिया था, ताकि उस अमय को भी सृष्टि से दूर कर दे और सृष्टि को भी अपने आसपास रख पाए। प्रलय ने कॉल रिसीव किया तो सामने से अतुल की आवाज़ आई, सर, सृष्टि मैडम के हस्बैंड को कुछ देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। मैं यहीं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, क्या मुझे उनके घर तक उन्हें फॉलो करना है? प्रलय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नहीं, अब तुम वहाँ से हट सकते हो। ये बोलते हुए प्रलय ने टेबल पर रखी हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।